टॉपिक ऑफ द डे, हेमा कमेटी रिपोर्ट। तो जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री है उसके ऊपर ये रिपोर्ट आती है, जिसमें पूरी की पूरी कंडीशन बताई है कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उसके अलावा कैसे सेक्सुअल अब्यूज के फीमेल्स पर्टिकुलरली शिकार बनती हैं। तो वो सारी डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है और एंड में दे रखी है रिकमेंडेशंस कि कैसे इन चीज़ों को हम टैकल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, जिस मर्जी सेक्टर में देख लो ये वाली कंडीशंस आपको देखने को मिलती ही रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेमा कमेटी रिपोर्ट ऑन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या रिवील किया है? इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, तो किसने बनाई है? तो केरला हाई कोर्ट की जज हैं जो कि रिटायर हो चुकी हैं, जस्टिस के हेमा, और दो और मेंबर हैं, एक तो पुरानी एक एक्ट्रेस है शारदा, एंड एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं जिनका नाम है के बी वालसला कुमारी। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट डिजाइन करी, जिसमें पूरी की पूरी कंडीशंस बताई हैं। ये हॉलीवुड के कुछ पॉपुलर केसेस हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर आपको स्टार बनना है तो कई बार सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करी जाती है। तो यहाँ पे कुछ नाम है, नाम आप रीड आउट कर सकते हो, और भी एग्जाम्पल्स अगर आपको मिलते रहे, बहुत हैं, न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। आप सोच भी नहीं सकते उतनी बड़ी लिस्ट थी। मैंने एग्जाम्पल ऐड करनी थी तो इतनी बड़ी लिस्ट थी, मतलब सिंस 1921 से जो चलते आ रहे हैं, जो रिपोर्ट हुए केसेस, तो आज तक तो इन्फिनाइट हो रखे हैं वो। तो दो केसेस थे यहाँ पे। एक आप देख सकते हो, 12 ईयर ओल्ड की ये एक्ट्रेस थी हॉलीवुड में, इनके साथ होता है। देन जॉन कॉलिंस थे, इनके साथ भी हुआ था कि अगर आपको नेम एंड फेम चाहिए देन यू हैव टू गिव मी योर सेक्सुअल फेवर, डायरेक्टर के द्वारा ये चीज़ें बोली गई थी। तो आपको थ्रू आउट द वर्ल्ड भी ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती रहती हैं। नाउ की इश्यूज जो कि हेमा कमेटी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करे गए हैं। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल अब्यूज। यहाँ पे आपको एक टर्म याद रखनी है, दैट इज कास्टिंग काउच। यस, किसी ने बोला, वेरी गुड, कास्टिंग काउच। जब भी ये टर्म आती है ना, कास्टिंग काउच, यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री होती है उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज करी जाती है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। चलो, एक वो शो भी आता था सावधान इंडिया करके, उसमें भी ये बड़ी चीजें दिखाते थे। मतलब वो देख के तो ऐसे लगता था कि क्या इनको तो मतलब अपनी पॉपुलैरिटी के लिए दिखाते होंगे, बट जब इस टाइप की रिपोर्ट्स आपको देखने को मिलती हैं तो फिर आप विश्वास कर लेते हो कि सच में ये चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो कास्टिंग काउच में क्या किया जाता है? एक तरफ जॉब अपॉर्चुनिटी होगी और दूसरी तरफ होगा सेक्सुअल फेवर। यहाँ पे बोला जाता है कि जॉब आपको दे दी जाएगी, पर इन रिटर्न आपको सेक्सुअल फेवर भी करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये होती है कास्टिंग काउच, जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए टर्म यूज करी जाती है। और इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है? तो जिनका रैंक हाई होता है, ठीक है, जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, वो सारे इनके नाम देखने को मिल जाते हैं। तो मतलब एक टर्म कॉम्प्रोमाइज की भी आ जाती है कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज अगर ये जॉब आपको अटेन करनी है। सो दिस इज द टर्म जो सेक्सुअल अब्यूज के कॉन्टेस्ट में यूज हुई है, दैट इज कास्टिंग काउच। ओके, तो ये वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। अनएथिकल और एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस मानी जाती है। जो कास्टिंग काउच है, इसको अनएथिकल एंड एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिस माना जाता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है? एक तो यहाँ पे डायरेक्टर हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, या कोई कास्टिंग एजेंट। बीच में कई बार क्या होता है, ये कोई पर्सन है जिसको जॉब चाहिए, बीच में इंटरमीडिएटरीज आ जाते हैं, एंड थर्ड भी होते हैं ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग। यहाँ से लिंक बनता है इस तरफ को, ये बीच में ही बोल देते हैं जो इंटरमीडिएटरी होते हैं कई बार की सेक्सुअल फेवर चाहिए, देन अगर आप ये चीज़ करते हो देन हम आपको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से मिलवा देंगे। बहुत सारे बॉलीवुड के भी केसेस आपने सुने होंगे। अभी एक रिसेंट एडिटोरियल आया था जिसमें तापसी पन्नू का भी मेंशन कर रखा था, पढ़ा वो वाला? नाना पाटेकर के साथ था वो कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने सेक्सुअल फेवर की डिमांड करी थी, पर वो कंट्रोवर्शियल हो गया था। क्यों हुआ? क्योंकि कईयों ने बोला कि पब्लिक स्टंट था, खुद की पॉपुलैरिटी के लिए ये मे बी किया गया हो। तो ये चीज़ें तो खैर पता नहीं है, तो ये मेंशन करा था न्यूज़पेपर के अंदर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। सो ये था आपका कास्टिंग काउच। याद रखना, इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं जब भी ये विमेन सिक्योरिटी रिलेटेड कोई टॉपिक पे बात चली होती है। अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इन सब चीज़ों के? एक तो इमोशनल ट्रॉमा आ जाता है। कई जगह पे आप देखोगे कॉम्प्रोमाइजेस कर भी लेते हैं जॉब की इतनी ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ती है। कईयों का एम्बिशन थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर चला जाता है, दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। तो वो सारे आप मेंशन कर सकते हो, इमोशनल ट्रॉमा।
एंड जो मैंने अभी बताया एम्बिशन ओवर सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। तो ये सारी कंडीशंस आती हैं स्पेशली इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नाउ सेफ्टी ऑन फिल्म सेट। तो यहाँ पे अगर मलयालम का स्पेसिफिक केस लें, अब सिर्फ हम मलयालम जा रहे हैं, मतलब केरला। मलयालम कहाँ की क्लासिक लैंग्वेज है? केरला। तो केरला की बातचीत करेंगे अब। केरला के केस में इतनी ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है, जो वहाँ पे फीमेल यानी कि एक्ट्रेसेस हैं, दे से कि हम पानी भी नहीं पीते एक्सेस में ताकि वॉशरूम ना जाना पड़े। ठीक है, फिल्म सेट पे इतनी ज़्यादा उनको इनसिक्योरिटी हो रखी है। दूसरा केस आता है जब फीमेल स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल से सफ़र कर रही होती हैं, तो सैनिटरी नैपकिन्स बार बार डिस्पोज भी करने होते हैं। तो बोलते हैं कि इतने स्कैर्ड हैं कि वो चीज़ भी हमसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती ठीक से। देन कई बार क्या होता है, दूसरी लोकेशन पे मूवीज़ की शूटिंग होती है, तो होटल्स वगैरह में स्टे करना पड़ता है। तो जो मेन मेन पोजीशंस पे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इवन बहुत सारे एक्टर्स अरेस्ट भी हुए। अभी देखा होगा आपने, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बन रखे थे। तो बोला जाता है कि होटल्स के जो रूम के जो डोर्स होते हैं उनको नॉक कर रहे होते हैं रात रात को। तो इतना ज़्यादा टेरर फैल रखा है इन चीज़ों का कि वो बोलते हैं हम या तो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी रिलेटिव के साथ ही सेट पे जाते हैं। तो ये तो ज़्यादा ही हो गया फिर, राइट? अब फिर क्वेश्चन उठेगा कि जाना ही क्यों है फिर? ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो एम्प्लॉयमेंट है इस टाइम पे, वो इसी पे है, फीमेल्स की स्पेशली फिल्म सेट्स के ऊपर। ठीक है, अब कहीं बोलेंगे कि फिर बताया क्यों नहीं? अभी एकदम से हेमा कमेटी रिपोर्ट आती है तभी बोला, क्यों नहीं बताया होगा? यस, यस, पावर। कहीं क्या करते हैं? मिसयूज ऑफ पावर। ठीक है, और हाँ, सोशल स्टिग्मा लिख सकते हैं। यस, किसी ने गलती से कॉम्प्रोमाइज कर दिया था, ये सुन के कि एक बार ही करना पड़ेगा। उसके बाद क्या पता कोई रिकॉर्डिंग कर ली हो, ठीक है, वीडियो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सोशल मीडिया पे डालते हुए कोई डरता भी नहीं है आज के टाइम पे। देन सोशल स्टिग्मा के अंदर आप ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। उसके बाद ब्लैकमेलिंग एंड ऑल, वो सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। कईयों को डर होता है कि हमारा तो करियर ही ठप हो जाएगा, स्पेशली जब आप स्टार बन चुके हो। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज में आप ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का कौन सा सेक्शन है। तो सेक्शन 75 भारतीय न्याय संहिता। पहले ये 300 की सीरीज में चलते थे, अब ये 75 पे आ चुका है। तो ये याद रखना है आपने अब, दैट इज सेक्शन 75। अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके रखा है। वही सारी चीज़ें सेक्सुअलिटी के ऊपर ही बातचीत करी जाएगी। पनिशमेंट भी ऐड करके रखी है। रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है, डिपेंडिंग कि किस टाइप का फेवर मांगा गया था। और लाइट इम्प्रीजनमेंट भी हो सकती है, साथ में फाइन भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक है, तो पनिशमेंट एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में बताया है अंडर सेक्शन 75। ठीक है, और सेक्शंस लिख लिया करो, जो ये ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं उनको मेंशन करना पड़ता है, वैल्यू एडिशन हो जाती है। यस, यस रीचा एंड कुंती, गुड। कुंती रुको, मैं बाद में देखती हूँ ये वाले डाउट्स, ये आउट ऑफ टॉपिक है आई थिंक। हाँ, ये बाद में बताती हूँ आपको। ठीक है, ओके, तो यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन भी कर दिए हैं कि कई बार सोशल स्टिग्मा आ जाता है, साइबर थ्रेट्स आ जाते हैं। समझ गए ना? अब साइबर थ्रेट सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी, उसके बाद मे भी वो इतना ज़्यादा उसकी गलती ना हो फीमेल एक्ट्रेस की, बट बाद में जो लोग होते हैं वो इतने वल्गर कमेंट्स लिख देते हैं। फिर आप सुनते हो कि सुसाइड कर ली उस पर्टिकुलर स्टार जो भी है, एग्जाम्पल्स आप मेंशन कर सकते हो अपने एंड से। तो सोशल मीडिया का भी आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़। अब ये अगेन मलयालम का ही बताया है, वही बताया है कि अगर आउटडोर लोकेशन के लिए जाना होता है तो उनको कॉन्टीन्यूअस इनसिक्योरिटी रहती है। एंड सिचुएशन इतनी वर्स है, ये देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चल रही होती है तो दे स्केयर कि कैसे चेंज करेंगे अगर गए कोई कुछ गड़बड़ ना कर दे। इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस, यस वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनसे ओवर टाइम लिया जाता है, एंड जो नॉर्मल उनकी सैलरी होती है ना तो वो टाइम पे दी जाती है, फिर ओवर टाइम तो सोच भी नहीं सकते इस केस में। तो जो नॉर्मल मिनिमम रेम्यूनरेशन होता है जो देना ही चाहिए, वो भी नहीं दिया जाता। एटलीस्ट 19 आवर्स की उनकी ड्यूटी लगाए रखते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करी गई थी। नाउ लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है। एक तो आपने देख लिया सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला सेक्शन 75, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है। पहले ये 354A था जब इंडियन पीनल कोड की बात होती थी। अभी आपको पता है बिल निकला था 2023 के अंदर, अब बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। तो 354A पहले था, अब आ चुका है ये सेक्शन 75। उसके बाद
एक एक्ट सुनी होगी आपने, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013। इसमें बोला गया है कि एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे, मान लो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है ए, इसमें बोला गया है कि आप अपना एक इंटरनल कंप्लेंट सेंटर बना लो, ठीक है, कि अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे बात करे। पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन उतनी सक्सेसफुली नहीं देखी गई है, ठीक है, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो। फिर आता है आपका आईटी एक्ट 2000, साइबर थ्रेट्स, साइबर बुली, किसी ने बिना बताए विल के अगेंस्ट वीडियो कैप्चर कर ली, तो वो सारे कहाँ पे टैकल करे जाते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एविडेंसेस होते हैं, आईटी एक्ट ऑफ 2000। उसके बाद आता है पॉक्सो, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। अब बच्चे भी तो होते हैं कास्टिंग के लिए रखे हुए, रोल प्ले करते हैं, तो उनके साथ कुछ ना हो तो उसके लिए पॉक्सो चेक करता है कि कोई सेक्सुअल अब्यूज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिल्म, वो भी चेक करा जाता है, मतलब ओवरऑल भी देखा जाता है एंड फिल्म्स के केस में भी देखा जाता है। नाउ रिकमेंडेशंस क्या क्या है रिपोर्ट की, तो सबसे पहले तो आईसीसी के ऊपर ही फोकस करा गया, दैट इज द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इसमें बोला गया है कि ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आपने पढ़ा अभी, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, इसके साथ बोला है, इसका पार्ट बनाने को बोला है कि एक बनाया जाए जिसमें केरला स्पेसिफिक लिखा है, ये तो जो वहाँ का एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ केरला है एंड एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट है, इनके साथ बनाया जाए और यहाँ पे कंप्लेंट्स का रिड्रेसल किया जाए। अगर ये फीमेल्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही हैं तो दे कैन कंप्लेंट इन दिस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। उसके बाद इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल प्रपोजल। अब ये ट्राइब्यूनल जो होते हैं ये लाइक कोर्ट होते हैं, पर कोर्ट नहीं होते, लाइक कोर्ट, ठीक है, कोर्ट की तरह ही होते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स रिजॉल्व किए जाते हैं। जहाँ यहाँ पे एग्जांपल ले लो, सेक्शन 75 सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला ज़्यादा देखने को मिल रहा है, सेक्सुअल अब्यूज वाला, तो एक ट्राइब्यूनल ऐसा बना दिया जाएगा जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर पूरा चेक रखेगा कि कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो। तो ये भी जो आपकी रिपोर्ट है हेमा कमेटी रिपोर्ट, उसके अंदर मेंशन करा गया। डन, ट्राइब्यूनल क्लियर, ठीक है। स्पेशल टाइप के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो सॉल्व करे जाते हैं इन ट्राइब्यूनल। उसके बाद रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी देखा कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं उनके जो मिनिमम रेम्यूनरेशन है वो भी उनको नहीं दी जा रही, तो बोला गया है कि एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए, जो उनका मिनिमम वेज है जो भी है वो वहाँ पे प्रॉपरली लिखा हो, और ओवर टाइम अगर आपको लेना है तो वो सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हो, तो कल के लिए एविडेंस हो जाता है। फिर आते हैं ट्रेनिंग मटेरियल। अब ठीक है, जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है उसको ना सिर्फ मलयालम लैंग्वेज में मेंशन करोगे बट इंग्लिश में भी मेंशन करोगे। देन वीमेन इन प्रोड्यूसर रोल। अच्छा, अब कई बार आपने देखा होगा जो वीमेन होती हैं दे ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ प्रोड्यूसर, सिर्फ मेल्स ही थोड़ी होते हैं, हाँ मेजोरिटी में मेल्स होते हैं, फीमेल्स भी होती है। कई बार क्या होता है, जो विमेन प्रोड्यूसर्स होती हैं उनके साथ भी ऐसी मिसहैपनिंग्स देखने को मिली हैं कि अगर आपको ये प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए तो अगेन वही कास्टिंग काउच वाला कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ी जो सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए, ताकि अगर इनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपनी मूवी को टेलीकास्ट करने के लिए तो यहाँ से ईजिली लोन वगैरह ले सके, ठीक है। तो फीमेल्स को फोकस रख के बोला गया सिंगल विंडो सिस्टम, क्लियर, मतलब मिनिमम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब कंपैरेटिवली मेल प्रोड्यूसर्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा कनेक्टिविटी देखी गई है रादर देन फीमेल्स, तो उसी वजह से यहाँ पे बोला गया है एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत इनको भी लोन्स मिल सके और ये अपनी मूवीज़ को प्रमोट कर सके। इससे एक और ये फ़ायदा होगा, अगर लोन्स की अवेलेबिलिटी ईजी हो जाती है तो और वीमेन आएंगी एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे मैंशन करा गया था। ओके, नाउ ये केसेस हैं, सारे नहीं याद करने, एक दो एग्जांपल्स आप पिक कर सकते हो। जैसे वुमेन सेफ्टी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है, फिर पूछा जाता है कि क्या क्या कंसर्न्स हैं, तो वहाँ भी आप ये डेटा यूज़ कर सकते हो। जैसे एनसीआरबी का डेटा है, इन्होंने बताया है कि 2022 में विमेन के अगेंस्ट अगर क्राइम देखोगे तो 4,45,256 केसेस देखे गए, ठीक है, ह्यूज नंबर, ये सिर्फ विमेन के अगेंस्ट है। एंड इवन मूव इसमें वैसे तो फीमेल सेंट्रिक ही है, रिपोर्ट आ रखी है जो मेल्स के साथ भी कास्टिंग काउच के केसेस देखे गए हैं, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं मूवीज वाली एंटरटेनमेंट वाली, तो वो आप मेंशन कर सकते हो, पर फीमेल स्पेसिफिक ये टॉपिक आ रखा था, ठीक है। देन 2018 से 2022 तक देखें तो जो केसेस हैं यानी कि क्राइम्स है अगेंस्ट वीमेन वो 12.9% इंक्रीज कर चुके हैं। तो अब ये 12.9% इंक्रीज कर चुके हैं, ये दो चीजें दर्शाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो ये
कि बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग करी जा रही है, कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ऑन टाइम। और दूसरा क्या पता लग रहा है नेगेटिव, कि केसेस तो क्राइम तो इंक्रीज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव भी दिखा रहे हैं, नेगेटिव भी दिखा रहे हैं। देन विमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट ये शो करता है कि केसेस का नंबर राइज हुआ है। जैसे 2017 में था 3,59,849 एंड ये इंक्रीज कर चुका है 4,45,000 इन 2022। अब यहाँ पे एवरेज बनाई है कि दिल्ली के केसेस देखोगे तो 1220 मिलेंगे, और अगर एफआईआर का नंबर देखोगे 1 घंटे के अंदर तो वो 51 है। ठीक है, तो ये क्राइम को दर्शाता है कि किस लेवल पे पहुंच रखा है। फिर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ते हो, 5th है लास्ट वाला, और इसमें देखा गया है कि जो 1/3 विमेन है, एज ग्रुप दे रखा है 15 to 49 इंडिया के अंदर, उनको कोई ना कोई वायलेंस फेस करना ही पड़ता है। ये तो अभी ओवरव्यू दिया है इंडिया का, अभी डोमेस्टिक वायलेंस पे आते हैं। अब टाइप ऑफ क्राइम में देखो, हस्बैंड और इन लॉज 31.4%, ठीक है, ह्यूज नंबर, 50% के पास ही है, ठीक है, पहुंच ही जाएगा इस हाल से तो। एंड रेप का याद रख लेना 7.1%, ठीक है, किडनैपिंग ये सारे भी हैं, पर आप दो याद रख लो, एक डोमेस्टिक वायलेंस को दिखा देगा और एक रेप की कंडीशन को दिखा देगा, 7.1%। ठीक है, उसके बाद रेप के केसेस अगर देखोगे तो वो भी इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। रिसेंट हमने देखा जो कोलकाता में हुआ था, रेप एंड मर्डर केस, ठीक है, तो वो ठीक है, इंडिया की बात नहीं होती, हो तो पूरे वर्ल्ड में रहा है, पर हमें पहले अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। अगेन आप मेंशन कर सकते हो, हमने क्या टारगेट्स रखे हैं कि विकसित होना है, क्या ये चीजें विकसित होने देंगी? कल को बोल लेंगे भी ना इकोनॉमी के बेसिस पे कि देखो हम विकसित हो चुके हैं, ये सारे केसेस दिखा देंगे, कोई ना कोई रिपोर्ट आ जाएगी जो दिखा देगी, एक मिरर दिखा देगी कि देखो ये केसेस कितने हैं। अब रेप की बात करी गई है, बोला गया जब कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे रेप के केसेस डिक्रीज हुए थे, क्योंकि बाहर आना जाना ही बंद हो रखा था, तो जेन्युइन था। फिर उसके बाद जैसे ही 2021 में एंटर इन करते हैं, चीजें ओपन होगी, लॉकडाउन ओपन हो जाता है, दोबारा से रेप के केसेस इंक्रीज कर जाते हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 ये देखा गया डोमेस्टिक वायलेंस इंक्रीज किया, ठीक है। अब जो मैरिटल रेप होता है उसके केसेस बहुत आए थे 2021 2022 में, अगर आपने सुना हो तो। फिर बहुत सारी एप्लीकेशंस भी बनाई गई कि फीमेल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू कंप्लेंट्स कर सकती हैं, तो ये भी आप मेंशन कर सकते हो, कोविड-19 का आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये 15 मिनट, हाँ 2018 में तो इतनी बुरी हालत हो रखी थी, हर 15 मिनट के अंदर कोई ना कोई जो रेप केस है वो रिपोर्ट हो रहा था। 18 मिनट बहुत कम होते हैं, ठीक है, हर 18 मिनट के अंदर। उसके बाद यू कैन स्किप, कुछ डाटा याद रख सकते हो आप। हाँ, यहाँ पे एक चीज जो नेगेटिविटी दिखाती है वो ये है कि रेप के केसेस नंबर देख लिया हमने, काफी ज्यादा है, ठीक है, पर जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही लो है, ठीक है। अक्यूज पता होता है, एविडेंस की कमी रह जाती है, प्रूफ नहीं होता, जिस वजह से जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। अगेन वही टर्म्स हैं ये सारी, अक्यूज जिसके ऊपर सिर्फ अभी डाउट था, सस्पिशियस भी जिसको बोलते हैं, और अक्यूज के ऊपर जो डाउट था वो अब प्रूफ हो चुका है तो उसको बोल देंगे कन्विक्ट। तो यहाँ पे कन्विक्शन रेट ही बहुत कम है। अभी रिसेंटली प्रिजन्स के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिनके ऊपर कोई एविडेंस है ही नहीं उनको बाहर निकाल दो, कि जेल में भी बर्डन हो रहा है, ठीक है, चलो वो तो और केस है उसको देखेंगे, पर यहाँ पे देखो कन्विक्शन रेट इज वेरी लो, इसी वजह से ये जो केसेस हैं वो शायद इंक्रीज भी करते हैं। एटलीस्ट जहाँ पे पता है कि यही कन्विक्ट है उसको एक रिग्रेस पनिशमेंट तो दी ही जा सकती है, जहाँ पे कंफर्म है, सुधरेगा क्या ही वो। लोगों को ये होता है कि कर तो दिया, अब छूट भी जाएंगे इजीली, ठीक है, तो उनको डर नहीं है उस चीज का। ओके, नाउ पेंडेमिक वाली सिचुएशन हमने देख ली, रिड्रेसल एक्ट ये हमने पढ़ लिया, सोसाइटल बाइसेस, ठीक है, सोसाइटल बाइसेस वही आ गया। फीमेल्स देखो, मेल एंड फीमेल दोनों फेसबुक यूज कर रहे हैं, मेल्स ओपनली अपनी पिक्चर्स डालेंगे, फीमेल्स कई बार थोड़ा सोचती हैं कि कोई मिसयूज ना कर ले पिक्चर्स को, ठीक है, कोई किसी की आईडी बना रहा होता है एंड ऑल, ये सारी चीजें हैपन होती हैं, पर वहाँ पे फीमेल सोचती हैं, मेल्स कभी नहीं सोचते। तो अगेन सोसाइटल बाइसनेस आपको दिखेगी, पेट्रियार्की जो माइंडसेट है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे ये एक और रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट 2023 विमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, इसके अंदर इंडिया का जो स्कोर था वो था 0.595, एक नंबर में से ही दिया जाता है, हमारा था 0.595, और रैंक आया था
177 कंट्रीज में से 128, ठीक है। और बोला जाता है जहाँ पे विमेन की ऐसी कंडीशन होती है उस कंट्री की ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी सोची होती है, इकोनॉमिकली नहीं, ओवरऑल। विकसित का मतलब तो डेवलप्ड हुआ ना, उसमें थोड़ी इकोनॉमी देखी जाएगी, उसमें सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये रिपोर्ट भी आप मेंशन कर सकते हो। और इंडिया को इवन टॉप 10 वर्स्ट कंट्रीज में इंक्लूड किया गया था, और जो फर्स्ट आया था यहाँ पे वो अफ्रीकन कंट्रीज में से था, ठीक है, इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जॉर्ज टाउन। नोटेड। चलो नाउ स्ट्रेटजीज एंड मेजर्स क्या क्या लिए हैं गवर्नमेंट ने। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आर्टिकल नंबर, राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल नंबर 21A, और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड करा गया था? 86, ठीक है। पहले वो डीपीएसपीज में था, पर उसको अगर फंडामेंटल राइट बनाना था तो अमेंडमेंट करनी पड़नी थी, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत आर्टिकल 21A ऐड करा गया था, ठीक है। पहला आता है आपका बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो यहाँ पे जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्शन है, यानी कि ये फीमेल्स ओरिएंटेड है, फीमेल चाइल्ड जो है उसके ऊपर फोकस किया गया है। देन उज्ज्वला स्कीम आ जाती है। कई बार आपने सुना होगा बॉर्डर के थ्रू ट्रैफिकिंग हो जाती है, सेलिंग ऑफ किड्स, ठीक है। किड्स भी आ सकते हैं, बड़े बड़े ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, यानी कि जो एडल्ट एज में होते हैं वो सारे इंक्लूडेड होते हैं इसमें। तो ट्रैफिकिंग रोकने के लिए अगर कोई बाई चांस ट्रैफिक हो चुकी थी या चुका था, यहाँ पे दोनों जेंडर्स आएंगे, इवन एडल्ट्स भी आ जाते हैं, मेन फोकस गर्ल्स पे रहता है। एंड अगर कोई ट्रैफिक हो चुका था देन उसको रेस्क्यू करें, और रेस्क्यू के बाद रिहैबिलिटेशन, वो जो ट्रॉमा लग जाता है ना एकदम से कि ये क्या हुआ था, तो उसका रिहैबिलिटेशन पे फोकस किया जाता है अंडर उज्ज्वला स्कीम, ठीक है। उसके बाद निर्भया फंड डिस्कस किया था हमने जिस दिन कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पड़ा था, निर्भया फंड, इसकी क्या ड्रॉबैक हमने पढ़ी थी? यूज नहीं हुआ है अभी तक, 50% भी यूज नहीं हुआ, उससे कम यूज हुआ है। और किस लिए बनाया गया था? कि ऐसे विमेन रिलेटेड जो सिक्योरिटी इश्यूज हम देखते हैं उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। इसमें वेबसाइट्स आ जाएंगी, पीसीआर्स आप देखते हो घूमती रहती हैं, तो उनका नंबर इंक्रीज करना था, बट वी सॉ कि जो निर्भया फंड था इसको ठीक से यूज नहीं किया गया था। डन इतना? चलो इसके बाद स्वादर गृह स्कीम, ये अवेयरनेस प्रोग्राम था। हाँ, शॉर्ट स्टे होम्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिन विमेन ने डिफिकल्टी फेस करी है। अब इंडिया के अंदर क्या होता है, पेट्रियार्की अभी भी आपको सिनारियो मिलेगा अराउंड, मैं बोलूंगी 60 to 70% तक अभी भी पेट्रियार्की दिखाई देगी आपको। तो कई बार क्या होता है, जो लेडीज होती हैं वो चुप ही रहती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं उस वायलेंस को इजीली। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अभी भी मेल्स के ऊपर ही होती है। तो ये बनाई गई है स्वादर गृह स्कीम, ताकि ऐसे विमेन अगर कोई डिफिकल्टी फेस करती है तो उस केस में उनको शॉर्ट होम स्टेज प्रोवाइड किए जा सके। फिर उनको वोकेशनल स्किल्स सिखा दी जाती है ताकि उनकी जॉब्स वगैरह हो जाए, ताकि वो अपना फिर रूम स्विच कर सके, नहीं तो यहाँ पे भी भीड़ ही लग जाएगी, वही वाली सिचुएशन आ गई दोबारा से। देन विमेन सेफ्टी इन ट्रेन्स, इसके लिए कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करी गई थी, जैसे आर मित्र मोबाइल ऐप फॉर इमरजेंसीज। सुने होंगे आपने ये केसेस भी, ट्रेन के अंदर वायलेंस हुआ, रेप केस हुआ, तो ये सुना होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट का। उसके अलावा ट्रेन के अंदर सीसीटीवी कैमरास भी अटैच कर दिए गए हैं। काफ़ी हद तक तो नहीं बोलेंगे, कुछ एक में ही लगे हैं, सभी में अभी भी नहीं है, ठीक है। किसी में लगे हैं तो नॉन फंक्शनल वाली वो सिचुएशन आ जाती है कि फंक्शन नहीं कर रहा था, सॉरी। और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, जिस दिन हमने कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पढ़ा था, क्या बोला जाता है सीसीटीवी केसेस कि खराब हो गया था या फिर फंक्शन नहीं कर रहा था, अभी लास्ट वीक से फंक्शन नहीं कर रहा था, तो वो वाली सिचुएशंस देखने को मिलती रहती हैं। बट स्टिल वीमेन सेफ्टी इन ट्रेन्स के लिए सीसीटीवी कैमराज अटैच करके रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, एंड एप्लीकेशन का आप मेंशन कर सकते हो, दैट इज आर मित्र। डन। नाउ चैलेंजेस क्या क्या आ जाते हैं? सबसे पहले तो जहां पे भी फंड की बात आएगी, यू कैन मेंशन करप्शन। जितना डिस्पैच हुआ होता है ऊपर से वो मिला ही नहीं होता है वहां पे, बाद में आप सुनते हो कि यहाँ पे तो कोई फंड एलोकेशन ही नहीं हुई थी। दूसरा, जो हमारे लॉज एंड रेगुलेशंस है प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है, रिजिड इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया जाता है कि जो प्रिजन होता है ना, कि वो सुधार घर की तरह है, वहां पे सुधारा जाता है,
जो भी कन्विक्ट है या सॉर्ट ऑफ अक्यूज है अभी, तो उनको सुधारा जाता है। उस करके कभी भी रिग्रेस पनिशमेंट नहीं दी जाती। और अगर देनी हो तो एटलीस्ट 12 से 20 साल आराम से लग रहे हैं। पहले तो केस सॉल्व होने के 20 साल लग जाएंगे, फिर उसको पनिशमेंट ऐसे एक्सटेंड कर देंगे कि 20 साल और लग जाए, फिर एंड में जैसे बोल देते हैं ठीक है हैंग कर देते हैं। तो प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन आपको लॉज की भी नहीं मिलेगी। देन आईसीसी जो रेकमेंड भी करा है हेमा कमेटी रिपोर्ट में, दैट इज इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, तो उसमें क्या बोला गया है, इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ही नहीं है। तो ये तो बना तो दी ऑर्गेनाइजेशन, पर इसका इनएडिक्वेसी आपको देखने को मिलेगी। कई केसेस में आप देखोगे कि जो यहाँ पे बैठे थे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वही सेक्सुअल हैरेसमेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो विमेन स्पेसिफिक बनाने पड़ेंगे अगेन, जिसमें विमेन का रोल प्ले हो। फिर इंटरमीडिएटरी वाली सिचुएशन आ जाती है, कई बार ये लोग ही उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वी विल प्रोवाइड यू द ये ट्रैफिकिंग का सोर्स, जिसमें ज़्यादातर वल्नरेबल विमेन आ जाती है अगेन। तो वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिलेगी। देन सिस्टमिक इश्यूज, करप्शन आ जाएगा, लीगल एंड लॉ एनफोर्समेंट। जब भी कोई स्कीम बनती है, देख लेते हैं इतना फंड आने वाला है, पहले ही वो डिसाइड हो जाता है कितना कहाँ पे बंटेगा। एनीवेज, उसके बाद बहुत सारे वायलेंस ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में कोई मेंशन ही नहीं करता। एक तो जो हमारा लॉ है उसके ऊपर डाउट्स रहते हैं लोगों को कि चलो मैं आज कंप्लेंट तो कर देती हूँ, पर कल को केस भी सॉल्व नहीं हुआ, उधर से जो हस्बैंड था पर्टिकुलर लेडी का, वो सही प्रूव हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी। तो ट्रस्ट एक तो सिस्टम पे भी नहीं है और ऊपर से फैमिली पे भी नहीं है। तो कुछ वायलेंस के केसेस ऐसे मिलेंगे, देखे होंगे आपने अपनी साइड में, पीटते होते हैं, लिटरली ओपनली पीट रहे होते हैं। ठीक है, तो ये केसेस जो होते हैं वो रिपोर्ट ही नहीं होते। देन कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, पुरानी मूवीज में अगर आपने ध्यान दिया हो, देखो जितनी भी मूवीज होती है ना आपकी, वो कंडीशन को दिखाती है कंट्री की। आजकल के सॉन्ग्स कंपेयर करना मिड 90s के साथ, ठीक है, डिफरेंस दिखेगा। एक टाइम था गरीबी वेस्ट, आपको सॉन्ग्स मिल जाएंगे जिसमें गरीबी दर्शाई जाएगी। एक सॉन्ग था फूल के बारे में, वो बात कर रहा होता है, आजकल तो लैम्बोर्गिनी आ जाता है सॉन्ग के अंदर। उस टाइम पे बोलता था कि फूल ही दे पाऊंगा और कुछ नहीं दे पाऊंगा गिफ्ट में, आज के टाइम पे बोलते हैं लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो वो कंडीशन को भी दिखाते हैं। तो कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स में मूवीज पे अगर आप फोकस करोगे तो वहां पे दिखाया जाता था कि जो हस्बैंड है वो एक तरह से भगवान के रूप में देखो, जो भी बोले एक्सेप्ट कर लो, अगर ऐसे बुरी लग जाए बात तो थोड़ा सा सह लो। तो वो सारी सिचुएशंस आपको देखेंगे कल्चर और सोशल नॉर्म के साथ जोड़ दिया जाएगा। पेरेंट्स को अलग ही टेंशन होती है, बाहर मत बताना, बेइज्जती हो जाएगी अपनी, हमारी बहुत अच्छी रेपुटेशन है। ये सारी सिचुएशंस मिलेंगी। और ऐसे नहीं होता कि रूरल एरियाज में मिलेंगी, अर्बन एरियाज में भी यही हाल है सेम। उसके बाद ठीक है, ये सोशल स्टिग्मा वाला पॉइंट है, उसको आप ऐड कर सकते हो। नाउ लीगल चैलेंजेस, ये हमने स्टडी कर लिए। जुडिशियल प्रोसेस बहुत डिले कर देती है, तो बोलते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो मिला ही नहीं है एक तरह से। एज भी तो होती है, 70 साल तक की होते हैं ऑन एन एवरेज जो ढंग से रह पाते हैं इंसान। यहाँ 20 साल केस को सॉल्व करने में लग रहे हैं, अगले 20 साल उसको पनिशमेंट दे रहे हैं, लास्ट में बोलते हैं जी अब हैंग कर देंगे। तो वो सारे केसेस आपको मिलेंगे। नाउ इकोनॉमिक डिपेंडेंस कर लिया हमने डिस्कस। फाइनेंसिस के लिए फीमेल्स मेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं पाते आगे आके। देन रेजिस्टेंस टू चेंज, ये भी वही आ गया, लॉज एंड रेगुलेशन को इम्प्रूव करने की जरूरत है। हाँ, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन, ये वाला फैक्टर जो है कहीं ना कहीं रूरल एरियाज पे थोड़ा इंप्लीमेंट हो सकता है। वहाँ पे बहुत ही रिजिड थिंकिंग होती है कई बार कि नहीं जी, जो वीमेन होती है उसको ऑब्लाइज होना चाहिए अपने हस्बैंड के, ऐसे वैसी चीज़ें, तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं। अर्बन एरियाज में तो ज़्यादा टॉलरेट नहीं करती है अब लड़कियाँ। ठीक है, कि एक कुछ भी हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो बस पता है आगे क्या है, डिफॉल्ट, डाइवोर्स। नाउ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नोट करो इसको, लिख रहे हो आप बाकी?